हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू हिस्ट्री का लगा रहे थे और वर्ल्ड हिस्ट्री से हम लोग शुरू किए थे, यानी कि 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक से। तो इसका 9th क्लास का 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 5वां चैप्टर देखने वाले हैं, आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो देखते हैं, पहला सवाल है, घुमंतू चरवाहे एक जगह पर क्यों नहीं टिकते? उन्हें नई जगहें देखने का शौक़ होता है, रोजी रोटी के जुगाड़ में रहते हैं, वे सरकार से छिपते हैं, उनकी कोई अस्थायी जगह नहीं होती। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, वे रोजी रोटी के जुगाड़ में होते हैं। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाला समुदाय के लोग किस जानवर का पालन करते हैं? गाय का, भेड़ बकरी का, ऊँट का या घोड़े का? जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाले तो अब भेड़ बकरी का पालन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय के लोग गर्मियों में कहाँ जाते हैं? हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय के लोग गर्मियों में कहाँ जाते हैं? तो वह गर्मियों में लाहौल स्पीति चले जाते हैं। ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में कहाँ जाते हैं? भावर के सूखे जंगलों में, जम्मू, दिल्ली, मुंबई। तो भावर के सूखे जंगलों में चले जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन होगा। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर और सूखे जंगलों में चले जाते हैं। भावर के सूखे जंगलों में। घुमंतू चरवाहों के इतिहास और जीवन के बारे में कितनी जानकारी हमें सामान्यतः मिलती है? बहुत सारी, थोड़ी सी, बिल्कुल नहीं, पर्याप्त मात्रा में। तो बहुत ही थोड़ा सा जानकारी मिलता है घुमंतू चरवाहों के इतिहास के बारे में। घुमंतू चरवाहे अपनी चारागाह बदलने का क्या कारण बताते हैं? मौसम के अनुसार, चारागाह की हरियाली खत्म हो जाने पर, सरकार के आदेश से, नई जगह देखने के लिए। तो वैसे इसमें 2 ऑप्शन हो जाएगा, मौसम के अनुसार भी वह बदलते हैं और चारागाह की हरियाली खत्म हो जाने पर। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो वैसे तो एग्ज़ाम में वैसा नहीं रहता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बस टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को कितना याद है वो चैप्टर। अगर आप पढ़े हैं ये चैप्टर ठीक से तो आप ये सब सवाल बहुत आराम से लगा सकते हैं। उपनिवेशवाद का चरवाहों पर क्या असर पड़ा? उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला, कोई असर नहीं पड़ा, उन्हें फ़ायदा हुआ, वे खुश थे। नहीं, तो उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में कहाँ जाते हैं? तो वे भावर के सूखे जंगलों में चले जाते हैं। तो यह क्वेश्चन एक बार वापस से आगे, हिमालय के पर्वतों में कौन कौन सा चरवाहा समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं? भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, गुज्जर बकरवाला, रायका, धंगर, गोला, कुरुमा, बंजारे, भोटिया, रायका। तो पूछ रहा हिमालय के पर्वतों में कौन कौन सा चरवाहा समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं? तो यह भोटिया, शेरपा और किन्नौर हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन होगा। थंगर समुदाय के मवेशी क्या खाते हैं? तो थंगर समुदाय के मवेशी जो है वह चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, ठुंड खाते हैं या मकई खाते हैं? तो वह सी नंबर ठुंड खाते हैं, यानी कि वह जो चावल के काटने के बाद जो नीचे, मतलब कि धान काटने के बाद जो नीचे बच जाता है उसको ठुंड कहते हैं। ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गोला समुदाय के लोग किस जानवर को पालते हैं? गोला समुदाय के लोग क्या पालते हैं? गाय और भैंस पालते हैं। राजस्थान के रायका समुदाय के लोग किस जानवर को पालते हैं? भेड़ बकरियां, ऊँट, गाय भैंस या घोड़ा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, ऊँट। रायका समुदाय ऊँट पालते हैं। बंजारे चरवाहे अपने जानवरों के लिए क्या करते हैं? खेती करते हैं,
नए चारागाहों की खोज में रहते हैं, गांव में सामान बेचते हैं, सिर्फ अनाज उगाते हैं। तो बंजारे चरवाहा अपने जानवरों के लिए नए चारागाहों की खोज में रहते हैं। गोल्ला और कुरुमा समुदाय के लोग किस मौसम के अनुसार अपनी जगह बदलते थे? सर्दी गर्मी, बरसात और सूखे, बसंत और पतझड़, ठंड और बारिश। तो गोल्ला और कुरुमा समुदाय जो थे वह बरसात और सूखे के कारण बदलते थे। बाकी सब लोग सर्दी गर्मी के कारण बदलता था, लेकिन गोल्ला और कुरुमा समुदाय बरसात और सूखे के कारण बदलते थे। रायका समुदाय के लोग बरसात में कहाँ रहते थे? अपने गांव में, दूसरे इलाके में, शहरों में, नदियों के किनारे। तो बरसात में वो लोग अपने गांव में रहते थे। ठीक है। रायकाओं का एक तबका किस जानवर को पालता था? गाय, भैंस, ऊँट, बकरी। तो ऊँट को पालता था। ठीक है, ये राजस्थान का रायका है और ये लोग ऊँट पालते हैं। अंग्रेज सरकार चारागाहों को किसमें बदल देना चाहती थी? उद्योगों में, बस्तियों में, खेती की जमीन में, उद्यानों में। तो अंग्रेज सरकार चारागाहों को किसमें बदल देना चाहती थी? खेती की जमीन में। ठीक है। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का क्या मतलब समझ में नहीं आता था? उससे उपज नहीं मिलती थी, उससे लगान नहीं मिलता था, उससे मजदूरी नहीं मिलती थी, उससे फसल नहीं उगती थी। तो उनको उससे लगान नहीं मिलती थी, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का क्या मतलब समझ में नहीं आता था, क्योंकि उससे लगान नहीं मिलता था, इसलिए उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि यह सब बिना खेती का ज़मीन का क्या मतलब है। वन अधिनियम के तहत सरकार ने जंगलों को क्या घोषित किया? उपजाऊ, संरक्षित, आरक्षित, हानिकारक। तो वन अधिनियम के तहत सरकार ने जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी पर क्या असर डाला? उन्हें खेती करने की छूट मिली, उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया गया, उन्हें और अधिक ज़मीन दी गई, उन्हें जंगलों में बसेरा करने के लिए दिया गया। तो बी ऑप्शन होगा, उन्हें जंगलों में जाने के लिए रोक दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक अधिकारियों के अनुसार चरवाहों के रेवड़ किस पर असर डालते थे? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर, जंगली पौधों और पेड़ों की कोपले पर। तो बी नंबर ही ऑप्शन होगा, जंगली पौधों और पेड़ों की नई कोपलों पर असर डालते थे। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, कर अधिनियम, कृषि सुधार अधिनियम। तो 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। जो लोग घूम कर कृषि करते थे, उन लोगों को घूम कर कृषि करते थे नहीं, मतलब कि जो चरवाहे थे वह इधर से उधर जाते रहते थे, एक जगह पर टिक कर नहीं रहते थे, उनको अपराधी जनजाति अधिनियम मतलब अपराधी जनजाति कहा जाता था। अंग्रेज सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया? नई फसलें उगाई, उद्योग लगाए, लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। चरवाहों में चराने वाले एक नावर पर क्या वसूल किया जाने लगा? तो टैक्स वसूला जाने लगा। चरवाहों से चारागाहों में चराने के लिए टैक्स वसूला जाने लगा। 1880 के दशक तक चरवाहों से टैक्स वसूलने के लिए किसे माध्यम बनाया गया? ठेकेदारों को, सरकारी अधिकारियों को, ग्राम प्रमुखों को या सेना को? तो बी ऑप्शन होगा, सरकारी अधिकारियों को टैक्स वसूलने के लिए माध्यम बनाया गया। चरवाहे को किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए क्या दिखाना पड़ता था? तो उनके पास एक
पास होता था, ठीक है, पास दिखाना पड़ता था, ठीक है। अंग्रेज सरकार द्वारा चारागाहों को खेती में बदलने के कारण क्या हुआ? अंग्रेज सरकार द्वारा चारागाहों को खेती में बदलने के कारण क्या हुआ? चारागाहों का विस्तार हुआ, चारागाहों की कमी हुई, तो जाहिर सी बात है चारागाहों की कमी हुई। जंगलों के आरक्षण का क्या नतीजा हुआ? चरवाहों के लिए नई चारागाह मिली, गडेरियों और पशुपालकों को जंगल में जाने पर पाबंदी लगा दी, तो पाबंदी लगा दी गई थी। चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल पर चारागाहों पर क्या असर हुआ? चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारागाहों की हरियाली बढ़ने लगी, जानवरों की सेहत सुधरने लगी, चरवाहों की संख्या बढ़ने लगी। तो चारागाहों का स्तर गिरने लगा था, चारागाहों का बेहिसाब इस्तेमाल करने से चारागाहों का स्तर गिरने लगा था। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने क्या किया? अपनी जगह बदल ली, जानवरों की संख्या बढ़ा दी, खेती करने लगे, व्यापार करने लगे। तो ए ऑप्शन होगा, अपनी जगह बदल ली। 1947 के बाद राइका चरवाहों ने कहाँ अपने जानवरों को चराना शुरू किया? तो 1947 के बाद हरियाणा में अपने राइका समुदाय ने कहाँ पर चराना शुरू किया? तो हरियाणा में। कुछ धनी चरवाहे समय के साथ क्या करने लगे? जानवरों की संख्या बढ़ा ली, जंगलों में बसने लगे, ज़मीन खरीदकर एक जगह बसने लगे। तो क्या हुआ? चरवाहे जो थे, जो धनी होने लगे, वह ज़मीन खरीदकर एक जगह बसने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे क्या करने लगे? नए चारागाह ढूंढने लगे, सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेने लगे, ज़्यादा जानवर पालने लगे, खेती करने लगे। तो बी ऑप्शन होगा, सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेने लगे। चरवाहों पर बदलाव थोपने का सिलसिला किस हद तक हुआ? सिर्फ भारत में, सिर्फ एशिया में, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में, सिर्फ यूरोप में? तो सी ऑप्शन होगा, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में। जो यहाँ पर हो रहा था दुनिया के और भी इलाकों में हो रहा था जो उपनिवेश थे, ठीक है। चरवाहों ने आधुनिक दुनिया के बदलाव के अनुसार क्या किया? नई दिशा चुन ली, रेवड़ छोटा कर लिया, दूसरे काम धंधे करने लगे, उपरोक्त सभी। तो चरवाहों ने आधुनिक दुनिया के बदलाव के अनुसार क्या किया? नई दिशा भी चुन लिया, रेवड़ को थोड़ा छोटा कर दिया, यानी जानवरों को थोड़ा कम कर दिया, दूसरे काम धंधे भी करने लगे, खेती गृहस्थी जैसे। परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए क्या सबसे व्यावहारिक रास्ता है? तो सबसे व्यावहारिक रास्ता है चरवाही, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अफ्रीका में लगभग कितने लोग चरवाही गतिविधियों पर आश्रित हैं? तो 2.25 करोड़ लोग, ठीक है, 2.25 करोड़ लोग अफ्रीका में चरवाही गतिविधियों पर आधारित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अफ्रीकी चरवाहों में शामिल नहीं है? बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, गोंड। तो गोंड तो अपने यहाँ है, ठीक है, तो ये अफ्रीका का तो है नहीं, तो यह शामिल नहीं है गोंड। अफ्रीकी चरवाहे किन जानवरों को पालते हैं? गाय, बैल और ऊँट, बकरी और भेड़, गधे, उपरोक्त सभी। तो यह सब पालते हैं, ठीक है, गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़, गधे, सभी। अफ्रीकी चरवाहे किन वस्तुओं को बेचते हैं? दूध, मांस, पशुओं का खाल और ऊन, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है सब बेचेंगे। मसाई समुदाय के ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका? या मसाई समुदाय किधर अफ्रीका के किस तरफ रहते हैं? ये पूर्व के तरफ रहते हैं, सी ऑप्शन। मसाई समुदाय के लगभग कितने लोग दक्षिणी कीनिया में रहते हैं? मसाई समुदाय के कितने लोग दक्षिणी कीनिया में रहते हैं? वह 3 लाख लोग रहते हैं। ये सारे सब प्रश्न जो है यह
आपके बुक में से ही बनाया गया है, उस वही सब फैक्ट एंड फिगर्स को लेके, ताकि चेक किया जा सके कि कितना आपको याद है चैप्टर। तंजानिया में मसाई समुदाय के कितने लोग रहते थे? तो उसमें 1.5 लाख लोग रहते थे। ठीक है, तो यह सब सवाल दिया हुआ है, उसी में से अगर आप पढ़े तो आपको याद भी आ रहा होगा, ये सब सवाल है उसमें, मतलब सवाल नहीं, बुक में दिया हुआ है, उसी से सवाल बनाए हैं हम। औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई, उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई, उनके सामाजिक संबंध बदल दिए गए। तो ये सारा प्रभाव आया था, मतलब परिवर्तन आया था उनके जीवन में। मासाई समुदाय के लोगों की ज़िंदगी में किस प्रकार के बदलाव आए? सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई, उनके सामाजिक संबंध बदल गए, उनकी ज़मीन छीन ली गई। तो इसमें भी तीनों ऑप्शन हो जाएगा। मासाई समुदाय के ज़िंदगी में क्या क्या प्रभाव आए? सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई, उनके सामाजिक संबंध बदल गए, उनकी ज़मीनें छीन ली गई। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर कीनिया से दक्षिण कीनिया तक, उत्तर कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान तक। ठीक है, औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान तक। 1885 में मासाई लैंड को किस तरह विभाजित किया गया? ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच, ब्रिटिश कीनिया और फ्रेंच तंगानिका के बीच, ब्रिटिश कीनिया और पुर्तगाली तंगानिका के बीच, ब्रिटिश कीनिया और इतालवी तंगानिका के बीच। तो ब्रिटिश और किसके बीच बांटा गया? तो यह ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच। तो याद रखिएगा 1885 में मासाई लैंड को किस तरह विभाजित किया गया? तो ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका कितना हिस्सा उनसे छीन लिया गया? तो औपनिवेशिक शासन के पहले मासाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क मासाई चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था? मासाई मारा नेशनल पार्क, सैम्बूरू नेशनल पार्क, सेरेनगेटी नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क जो था मासाई चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। मासाई मारा नेशनल पार्क, सैम्बूरू नेशनल पार्क, सेरेनगेटी नेशनल पार्क। सेरेनगेटी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 10,000 वर्ग किलोमीटर, 10,000 वर्ग किलोमीटर, 12,500 वर्ग किलोमीटर, 14,760 वर्ग किलोमीटर, 15,000 वर्ग किलोमीटर। सेरेंगेटी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 14,760 वर्ग किलोमीटर है। यह भी फैक्ट आपके बुक में दिया हुआ है। मासाई चरवाहों को आरक्षित जंगलों में क्या करने की अनुमति नहीं थी? शिकार, मवेशी चराना, खेती करना, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। शिकार करने का भी अनुमति नहीं था और मवेशी चराने का भी अनुमति नहीं था। मासाई चरवाहों को किस समस्या का सामना करना पड़ा जब उन्हें छोटे से इलाके में धकेल दिया गया? चरागाहों का स्तर गिरना, चारे की कमी, मवेशियों का पेट भरना मुश्किल होना। तो तीनों बात सेम ही है अगर आप देखें तो। चारागाहों का स्तर गिरना, चारे की कमी होना, मवेशियों का पेट भरना मुश्किल होना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में क्या करते थे? अपने रेवड़ के साथ एक जगह स्थिर रहते थे, बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे। तो 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक सरकार ने चरवाहों पर क्या पाबंदियां लगाई? उन्हें खेती करने की अनुमति दी, उन्हें विशेष आरक्षित इलाकों में कैद कर दिया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें विशेष आरक्षित इलाकों में कैद कर दिया गया।
परमिट हासिल करने के लिए चरवाहों को क्या करना पड़ता था? आसानी से मिल जाता था, कोई बाधा नहीं थी, तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था। गोरों के इलाके में चरवाहों को किससे रोका गया? खेती करने से, चरवाहों को पढ़ाई करने से, बाजारों में दाखिल होने और व्यापार करने से। तो गोरों के इलाके में उनको बाजार में दाखिल होने और व्यापार करने से रोका गया था। चलिए आगे देखते हैं। औपनिवेशिक अफसर चरवाहों को कैसा मानते थे? खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा कि औपनिवेशिक अफसर उनको खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे। औपनिवेशिक शासन के बाद मसाइयों को कहाँ कैद कर दिया गया था? बड़े और हरे भरे चरागाहों में, एक निश्चित इलाके में, ऊंचे पहाड़ों में, शहरों में। तो औपनिवेशिक शासन के बाद मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। 1930 की जांच के अनुसार कीनिया में मसाइयों के पास कितने मवेशी थे? 1930 की जांच के अनुसार कीनिया में मवेशियों के पास 7,20,000 मवेशी थे। 1933 और 34 के सूखे के कारण मसाइयों के कितने जानवर मारे गए थे? 1933-34 के सूखे के कारण मसाइयों के कितने जानवर मारे गए थे? आधे से ज़्यादा जानवर मारे गए थे। उपनिवेश बनाने से पहले मसाई समाज किस दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था? वरिष्ठ जन और योद्धा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक वरिष्ठ जन था और योद्धा था। मासाई समाज में वरिष्ठ जनों का मुख्य कार्य क्या था? खेती करना, व्यापार करना, शासन चलाना और अहम फैसले लेना। सी ऑप्शन, अहम फैसले लेना और शासन चलाना। योद्धाओं का मुख्य कार्य क्या था? तो समुदाय की हिफाजत करना और दूसरे कबीलों के मवेशी छीनना। बी ऑप्शन हो जाएगा। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त मुखिया किस कार्य में शामिल हो गए थे? जानवर, साजो सामान और ज़मीन खरीदना। तो औपनिवेशिक सरकार के दौरान नियुक्त जो मुखिया को जो नियुक्त किया गया था वह जानवर, साजो सामान और ज़मीन खरीदने का कार्य करने लगा था। औपनिवेशिक सरकार द्वारा मुखिया नियुक्त करने के बाद किस पर पाबंदी लगा दी गई? खेती करने पर, हमलों और लड़ाइयों पर। बी ऑप्शन हो जाएगा, उन लोगों को हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी गई। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव किस काल में पैदा हुआ? तो ये औपनिवेशिक काल में हुआ, मुखिया आ गए थे इसलिए। मासाई समाज में वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क किस कारण अस्त व्यस्त हो पाया? हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी के कारण। तो यह हमलों और लड़ाइयों पर जो बाद में पाबंदी लगा दिया गया औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, उससे उनका जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। तो इतना ठीक है। मतलब ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, क्योंकि एक ही वीडियो में इसमें ज़्यादा सवाल नहीं बन सकता था, इसलिए एक ही वीडियो में यह कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही 9th क्लास का जो हिस्ट्री है उसका सारा का MCQ हो चुका है, सारे चैप्टर का। अब हम लोग 10th क्लास का शुरू करेंगे कल से। ठीक है, थैंक यू।